हेलो, वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का इस क्लास में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोगों को आज जो स्टडी करना है, आज जो डिस्कस करना है जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए इस पे डिस्कशन करते हैं। टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में VBT कहा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। दोस्तों, इस टॉपिक में कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के मॉडर्न अप्रोच को रिप्रेजेंट किया गया। इसमें जो पुराना कंसेप्ट था, लुईस और लैंगम्यूर का कंसेप्ट था, जिनका मानना था कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को यह इंट्रोड्यूस करता है ये थ्योरी। इस थ्योरी का मानना है कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से नहीं होता, बल्कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है। ओवरलैपिंग में आपको समझा दूं, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि दो ऑर्बिटल जिनके बीच ओवरलैपिंग होनी है, वो थोड़ा थोड़ा इंटरमिक्स होंगे, उनके थोड़े थोड़े पार्ट आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। मतलब दोनों के पहले ऑर्बिटल का थोड़ा पार्ट और दूसरे ऑर्बिटल का थोड़ा पार्ट एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा, तो इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। तो यह कंसेप्ट बताता है कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल, मेरी बात गौर सुनिएगा, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात यहां पे ये आती है कि ये कैसे कंफर्म होगा कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है कि बॉन्ड वीक बना है। तो ये चीज डिपेंड करती है, यानी जो बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग हो गया ऑर्बिटल्स का, 2 ऑर्बिटल का थोड़ा थोड़ा पार्ट ओवरलैप हो गया, तो अब ये पता कैसे करें कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना कि बॉन्ड वीक बना। तो उसमें यह बताया गया कि अगर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा है, ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है, मतलब दोनों ऑर्बिटल के ज्यादा पार्ट इंटरमिक्स हुए हैं, तो आपका बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर ओवरलैपिंग थोड़ा सा हुई है या ओवरलैपिंग कम हुई है तो कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड बनेगा। यानी कि बॉन्ड जो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। तो कोवलेंसी क्या है फिर? तो कोवलेंसी को नए तरीके से डिफाइन किया गया कि देखिए, किसी एलिमेंट के एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो सभी या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह लें या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह लें, है ना। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, या तो ग्राउंड स्टेट में या उसके एक्साइटेड स्टेट में। हमने मैक्सिमम कोवलेंसी रूल पढ़ा है, हमने आपको समझाया था कि कभी कभी कोवलेंसी ग्राउंड स्टेट में ही निकाली जाती है और कभी कभी कोवलेंसी को जो है एक्साइटेड स्टेट में कैलकुलेट किया जाता है, और कभी कभी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में कैलकुलेट किया जाता है। तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में किसी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो उसकी कहलाएगी कोवैलेंसी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट नंबर वन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया गया? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड
by partial overlapping of atomic orbitals की पार्शियल ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात क्या बताई गई? ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स may overlap to form covalent bond which are half filled, केवल ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं जो कि हाफ फिल्ड हैं, है ना। मतलब उन ऑर्बिटल्स में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है, वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तीसरी बात क्या बताएगी? स्ट्रेंथ, मतलब बॉन्ड कितना स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रेंथ of covalent bond formed depends on extent of overlapping. Greater is the extent of overlapping, stronger will be the covalent bond formed. जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। ठीक। चौथी बात, कोवैलेंसी किस तरह से डिसाइड की जाए? तो कोवैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ हाफ filled atomic orbitals either in ground state or in excited state। किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में या उसके एक्साइटेड स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी ओवरलैपिंग करेंगे, या जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सभी ओवरलैपिंग करके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे, तो वो उतना उसकी कोवैलेंसी होगी। क्लियर है इतनी बात? नोट करिए, तो आगे चलते हैं। अगली बात पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। अब देखिए, ओवरलैपिंग के टाइप्स पे डिस्कशन करते हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है, जिन ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओवरलैप करते हैं, तो देखिए फिफ्थ पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स may overlap as
फॉलो। किस तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं? पहली ओवरलैपिंग को कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग और इसे हेड टू हेड, सामने सामने, आमने सामने की ओवरलैपिंग है। ठीक है, दो ऑर्बिटल बिल्कुल सामने सामने आए तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। जब स्फेरिकल शेप का होता है तो उसमें वो कहीं से भी ओवरलैपिंग करे एक्सियल ही कहलाएगी, क्योंकि उसमें एक्सिस और लैटरल ऐसा कोई पोजीशन नहीं है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पूरा का पूरा एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, तो वो हर जगह से उसकी वो किसी से भी ओवरलैप करे एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी। तो पहली ओवरलैपिंग की बात करते हैं इसमें, एस एस ओवरलैपिंग। दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें। ये देखिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है और दूसरा एस ऑर्बिटल ये भी स्फेरिकल शेप का है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। ये इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे, कुछ ऐसे इस तरह से ओवरलैपिंग होगी इनके बीच। ये इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो देखिए जो ओवरलैपिंग का जहां जितना पोर्शन ओवरलैप हुआ है उसी में इलेक्ट्रॉन लाई करेगा, तो ये ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि पूरी तरह से सिमेट्रिकल है और एक्सिस पर लाई कर रहा है। ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरी तरह से सिमेट्रिकल है और एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1, तो ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे और नए ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। तो ये देखिए 1s ऑर्बिटल ये एक हाइड्रोजन का है, 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का है और ये दूसरा 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का है। ये देखिए ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, दूसरे हाइड्रोजन का है। और जब ये ओवरलैपिंग कर लेंगे तो ओवरलैपिंग के रीजन में जो रीजन ओवरलैप होगा उसी में दोनों इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, है ना। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। समझ में आई बात? अगले एग्जांपल पे आते हैं, दूसरा sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जानते हैं आप सब लोग, डंबल शेप का होता है। इस तरह से सामने सामने ओवरलैपिंग करेंगे तो इसके न्यूक्लियस ये है, तो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन को हम लोग कहेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और ये ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। तो ये sp ओवरलैपिंग है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, देखिए फ्लोरीन की बात करें 1s2, 2s2, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन की बात करें तो ये 1s1 होता है, तो इसका s ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो ये फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल
हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल ये इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये HF मॉलिक्यूल बन गया, HF मॉलिक्यूल ओवरलैप करके दिखा दिया, अलग अलग ऑर्बिटल अलग अलग दिखा के प्लस करके अलग अलग दिखाएंगे, उसके बाद ओवरलैपिंग दिखाएंगे। नोट करिए इसको। तो आगे चलते हैं। तीसरे ओवरलैपिंग पे आते हैं। तीसरी एक्सियल ओवरलैपिंग, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवा ली, s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवा ली। अब p और p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग किस तरह से करेंगे? p ओवरलैपिंग, p ओवरलैपिंग, दो p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल और इसी से एक ओवरलैपिंग करता हुआ दूसरा p ऑर्बिटल। ये इनके न्यूक्लियस और ये इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन, ये ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैसा ही बन रहा है जैसा अभी तक बनता आया है ना। तो ये p ओवरलैपिंग है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में देखिए फ्लोरीन, दो फ्लोरीन है, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। दूसरा फ्लोरीन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। ये ऑर्बिटल्स आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, सामने सामने ओवरलैपिंग करेंगे, है ना। तो देखिए ये पहला फ्लोरीन डंबल शेप होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा फ्लोरीन इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों के स्पिन अपोजिट है। अब ये फ्लोरीन का ये p ऑर्बिटल इस फ्लोरीन के दूसरे वाले फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ सामने सामने ओवरलैपिंग कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो ये बन गया फ्लोरीन मॉलिक्यूल। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये बात की हम लोगों ने एक्सियल ओवरलैपिंग की। नोट करिए। तो आते हैं नेक्स्ट ओवरलैपिंग में जिसका नाम है लैटरल ओवरलैपिंग। चलिए अब बात करते हैं लैटरल ओवरलैपिंग की। ये एक्सियल ओवरलैपिंग पे डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। जो सामने सामने ऑर्बिटल अगर आके ओवरलैपिंग करते हैं तो वो से हम एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अक्षीय अतिव्यापन। क्या कहते हैं? अक्षीय अतिव्यापन। ओवरलैपिंग को हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन, ठीक है। और एक्सियल तो एक्सिस पे तो अक्षीय अतिव्यापन। तीन अतिव्यापन होंगे अक्षीय अतिव्यापन में, है ना। एस अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन, ठीक है। अब आइए बात करते हैं लैटरल ओवरलैपिंग की। लैटरल और साइड वे ओवरलैपिंग, है ना। इस ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल इन पोजीशन।
ये ओवरलैपिंग या अतिव्यापन तभी होगा जब ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना, समानांतर हो, है ना। लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको पार्श्वीय अतिव्यापन। क्या कहते हैं? पार्श्वीय अतिव्यापन, लैटरल ओवरलैपिंग। तो देखिए कैसे होता है, इसमें एक ही ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल कभी भी लैटरल ओवरलैपिंग नहीं करता। सिर्फ पी ऑर्बिटल या दूसरे डी ऑर्बिटल्स वगैरह ये लैटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लेकिन कभी एस ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैपिंग नहीं करता। तो इसमें एक आएगा पी पी ओवरलैपिंग, पी पी अतिव्यापन। दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना। तो इसमें जो है इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये देखिए इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, इस तरह की ओवरलैपिंग। देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, अभी तक हमने एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या देखा कि पूरा का पूरा ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मेघ जो था वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ही लाई करता था। लेकिन यहां पर देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे केवल न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्ट्स एज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन का मतलब, या नोड का मतलब होता है कि ऐसा एरिया, ऐसा प्लेन, ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, वो नोडल प्लेन है या नोड है ना। तो इस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो ये नोडल प्लेन की तरह बिहेव करेगा, नोडल प्लेन की तरह एक्ट करेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है और एक नीचे है, तो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिमेट्रिकल नहीं, सब जगह बराबर नहीं है, एक्सिस के ऊपर है, नीचे है, और बाकी कहीं भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, सब जगह एक जैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, इसलिए अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्लियर है बात? तो ये इसमें ध्यान समझिए कि जैसे एक्सियल ओवरलैपिंग, जैसे एक ऑर्बिटल हमारा ये है और एक ऑर्बिटल हमारा ये है, तो ये इस तरह से जब ओवरलैपिंग होती है तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। आराम से आप एक ऑर्बिटल को रोटेट कर सकते हो, ओवरलैपिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लैटरल ओवरलैपिंग कुछ ऐसी होती है, जैसे हम फिंगर्स को इस तरह क्रॉस करें, तो ये कुछ ऐसी लैटरल ओवरलैपिंग होती है, अगर ये एक को घुमाएंगे तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका मतलब कि एक्सियल ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स फ्रीली रोटेट हो सकते हैं, है ना। एक ऑर्बिटल को फिक्स रख के दूसरे को आराम से हम रोटेट कर सकते हैं, लेकिन लैटरल ओवरलैपिंग में रोटेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? आइए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, देखिए ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 1s2 2s2 2px में दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2py और 2pz अनपेयर्ड है। ऐसे दूसरा दो ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो पहले ऑक्सीजन का 2py1, दूसरे ऑक्सीजन का 2py1 पैरेलल होंगे, दोनों y एक्सिस पे हैं।
और ऐसे ये वाले आपस में पैरेलल होंगे तो ये लैटरल ओवरलैपिंग कर देते हैं। इन्हीं को मेंशन करते हैं, ये तो पूरे भरे हुए हैं। ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये एक ऑर्बिटल यहां पर है और एक ऑर्बिटल यहां पर है, ये तीनों को मेंशन कर दे रहे हैं। तीनों ऑर्बिटल्स को मेंशन कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन के 3 ऑर्बिटल 2px 2py 2pz। तो सपोज दैट ये वाला ये ऑर्बिटल जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये वाला ऑर्बिटल 2px, ये वाला ऑर्बिटल 2py, ये वाला ऑर्बिटल 2pz। ऐसी सेम इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन भी आएगा। ये देखिए, एक तो सामने सामने आ जाएगा 2pz, 2pz वाला ऑर्बिटल सामने सामने आएगा तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। लेकिन 2py वाला देखिए पैरेलल होगा, इसके 2py से इसका 2py पैरेलल है। और 2pz या तो यहां पे ये भरा हुआ है तो इसको आप हटा भी सकते हैं 2px को, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है ना। तो ये वाई एक्सिस वाला, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ऑर्बिटल पैरेलल है, तो पैरेलल है तो लैटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। इनके साइड्स को ऐसे डॉटेड लाइन से टच करा देते हैं। तो ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड बनेंगे, एक एक्सियल ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनेगा और एक लैटरल ओवरलैपिंग से दूसरा बॉन्ड बनेगा। एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा लैटरल ओवरलैपिंग, 2 बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है। क्लियर है? नोट करिए इसको। दूसरा एग्जांपल एक और दिखा दूं मैं आपको। दूसरा एग्जांपल देखिए, N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ऐसे दूसरा नाइट्रोजन भी सेम इसी तरह से होगा, 2px1 2py1 2pz1। तो 2px के साथ ओवरलैपिंग करेगा, 2py के साथ ओवरलैपिंग करेगा और 2pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा, है ना। अब एक समझिए, तीनों ऑर्बिटल एक एक्स एक्सिस पे है, एक डंबल एक्स एक्सिस पे है, एक डंबल वाई एक्सिस पे है, एक डंबल जो है जेड एक्सिस पे है। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, है ना। तो 3 ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन के इधर से आ रहे हैं, उधर से भी 3 ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के आ रहे हैं। तो एक ऑर्बिटल आमने सामने आएगा, चाहे एक्स वाला आए, चाहे वाई वाला आए, चाहे जेड वाला आए, और बाकी दोनों पैरेलल होंगे। तो ये देखिए, नाइट्रोजन एटम को बनाएं, तीनों ऑर्बिटल मेंशन करने पड़ेंगे। है ना। ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए y, ये मान लीजिए z। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब सामने से जो दूसरा नाइट्रोजन आएगा उसके पास भी ऐसे ही अरेंजमेंट होंगे ऑर्बिटल्स के। तो एक तो सामने सामने आएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेगा, और y वाला
दूसरे नाइट्रोजन के Y वाले के साथ पैरेलल होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, और ये Z वाला भी Z वाले के साथ पैरेलल होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये X वाला, ये Y, ये Z। तो Y वाला Y ऑर्बिटल के साथ लैटरल ओवरलैपिंग करेगा, और Z ऑर्बिटल के साथ लैटरल ओवरलैपिंग करेगा। इस तरह से कहने का मतलब देखिए, ये नाइट्रोजन एटम दोनों तरफ से आए, ये सामने सामने एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई। अब एक y एक्सिस पी वाई ऊपर की तरफ है, पी वाई ऊपर की तरफ है, तो ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई का, और एक आमने सामने है, तो सामने एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पीछे, मतलब पूरा एक्सियल ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से चारों तरफ से ढका होगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बनेंगे, एक एक्सियल ओवरलैपिंग से और 2 लैटरल ओवरलैपिंग से। आई बात समझ में? तो ये हुआ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। नोट करिए, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, ओवरलैपिंग 2 टाइप की हुई, एक एक्सियल ओवरलैपिंग, एक लैटरल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, और जो लैटरल ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर हाफ फिल्ड, है ना, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग हमारे पास 2 तरीके की होती है। आई बात समझ में? तो ये अगला 6th पॉइंट में आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ types of overlapping two types of covalent bonds are formed. पहला सिग्मा बॉन्ड, या सिग्मा बॉन्ड इस तरह लिख सकते हैं, और दूसरा पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड इस तरह से लिख सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में, है ना। सिग्मा बॉन्ड के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं, है ना। ये पूरा मैं रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको। तो मैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में सारा डिटेल एक साथ बता देता हूं। Sigma bonds, these are formed by axial overlapping of atomic orbitals. एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एक्सियल ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनते हैं। जैसा कि हमने एक्सियल ओवरलैपिंग में समझाया, 3 तरह की एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। तो ये देखिए हम तीनों दिखा दे रहे हैं एक बार फिर से। ये एसएस ओवरलैपिंग,
इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, sp ओवरलैपिंग, इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और तीसरा pp ओवरलैपिंग, इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ध्यान से देखिए, सामने सामने ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो पहली बात सिमेट्रिकल होता है। हमने पहले समझाया आपको, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर लाई करता है। क्लियर है? मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके चारों तरफ सिलेंडर के शेप में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना। तो पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा आपको इसमें कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम in sigma bond. So these are stronger bonds. ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, है ना। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ये, क्योंकि ओवरलैपिंग सामने सामने हो रही है। सामने सामने होगी तो क्या होगा? ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिलिंड्रिकल शेप का होता है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, एंड लाई ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर लाई करता है। कहां पर होता है? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ही होता है। ठीक है। तीसरी बात, मैंने आपको समझाया कि सिग्मा बॉन्ड में रोटेट कर सकते हैं, है ना। तो there is free rotation of atoms or group of atoms around sigma bond, है ना। रोटेशन कैसा होता है? फ्री होता है, आराम से रोटेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं, है ना। तो इसलिए फ्री रोटेशन होता है, आराम से रोटेट हो सकता है। ठीक है। चौथी बात यहां पे ये कि ओनली वन सिग्मा बॉन्ड can be formed between two atoms। दो एटम के बीच ज्यादा से ज्यादा एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता। हमने आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाया, एक ही सिग्मा बॉन्ड, एक ही एक्सियल ओवरलैपिंग हुई थी। HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमने देखा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच एक ही बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, है ना। फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना, फ्लोरीन के बीच एक ही बॉन्ड बना, वो भी एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल आप समझ सकते हो कि वहां पे तो दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल थे ओवरलैपिंग करने के लिए, लेकिन एक्सियल ओवरलैपिंग केवल एक हुई। नाइट्रोजन का एग्जांपल देखिए, केवल एक एक्सियल ओवरलैपिंग हुई और बाकी दो लैटरल ओवरलैपिंग हुई।
तो एक्सियल ओवरलैपिंग दो एटम के बीच एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड दो एटम के बीच कभी भी नहीं बन सकता। क्लियर है? ये सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पाई बॉन्ड। pi bond. It is formed bilateral or sideway overlapping of two parallel orbitals like p orbital, d orbitals, etc. ठीक है, इसमें देखिए हमने आपको दिखाया भी था अभी थोड़ी देर पहले लैटरल ओवरलैपिंग में। इसमें लैटरल ओवरलैपिंग में थोड़ा सा पार्ट केवल ओवरलैप होता है, क्योंकि देखो पैरेलल पोजीशन पे है, जब एक दूसरे से इंटरमिक्स होने के लिए आएंगे तो बहुत जल्दी इनके न्यूक्लियस पास पास आ जाएंगे, तो न्यूक्लियस के बीच क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा। तो इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा पार्ट ही ये ओवरलैपिंग में आ पाता है ना। या इस तरह देखिए, ये डी ऑर्बिटल है ना, ये पी ओवरलैपिंग है, और ये पी डी ओवरलैपिंग है। ये देखिए ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, ये इनके न्यूक्लियस। तो ये लैटरल ओवरलैपिंग है ना, इससे बनता है पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड अगर दो पी ऑर्बिटल की लैटरल ओवरलैपिंग से बना है तो पी पाई बॉन्ड कहलाता है, और पी और डी ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बना है तो पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई, कोई भी जो सेंट्रल एटम में, सेंट्रल एटम का अगर पी ऑर्बिटल है तो पी पाई डी पाई, और सेंट्रल एटम का अगर डी ऑर्बिटल है तो डी पाई पी पाई, और अगर दोनों डी ऑर्बिटल है तो डी पाई डी पाई। समझ में आई बात, है ना। इनके कैरेक्टर्स क्या है, पहला कैरेक्टर तो यही हो गया। दूसरी बात, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस देन sigma bonds, so pi bonds are weaker than sigma bonds. पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीकर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन क्लाउड is unsymmetrical. इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, वन above and another बिलो दी एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस के ऊपर होता है, एक एक्सिस के नीचे होता है, दो लोब्स होते हैं।
तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 at internuclear axis, so it acts as nodal plane. कैसा बिहेव करता है? नोडल प्लेन की तरह बिहेव करता है। चौथी बात, मैंने आपको बताया कि लैटरल ओवरलैपिंग में रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करेंगे तो ओवरलैपिंग टूट जाएगा, ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, देयर इज रिस्ट्रिक्टेड और फ्रोजन रोटेशन of atoms or group of atoms around pi bonds. रोटेशन नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाई बॉन्ड कभी भी सिग्मा बॉन्ड की तरह अकेले नहीं बनता। सिग्मा बॉन्ड का क्या, सिग्मा बॉन्ड तो अकेले ही बन जाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड के साथ बनता है, अकेले कभी नहीं बन सकता। हां, यह है कि एक से ज्यादा पाई बॉन्ड बन सकते हैं, है ना। तो पाई बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड along with सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये डिफरेंस भी आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो सिग्मा पाई बॉन्ड में, और कैरेक्टर्स यानी प्रॉपर्टीज भी आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। नोट करिए। तो अगले टॉपिक पे आते हैं कि किस तरह सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का नंबर कैलकुलेट किया जाएगा किसी मॉलिक्यूल में। तो अब डिस्कस करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। किसी मॉलिक्यूल में, किसी आयन में, किसी भी स्पीसीज में बॉन्ड जिसमें बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, उसमें क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके से बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में केवल एक बॉन्ड है, तो एक अकेला सिग्मा बॉन्ड ही हो सकता है, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड्स हैं, तो पहला सिग्मा होगा और दूसरा जो बचा वो पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड्स हैं, तो पहला सिग्मा होगा और बाकी जो 2 बचे वो पाई होंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड में केवल 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके। इस बेसिस पर जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लें, C2H4, तो ये देखिए HCH डबल बॉन्ड CHH। तो देखिए, आपको बता दें कि आपको, क्योंकि यहां छोटा सा मॉलिक्यूल तो यहां दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जितने हाइड्रोजन दिखे उतने सिग्मा हैं। हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। और बाकी सिग्मा बॉन्ड देखिए, ये सिग्मा ही तो है, 2 3 4, और कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो 4 1 5, 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। ये कंपाउंड है। तो आपको सारे बॉन्ड्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन काउंट करिए, सीधा सीधा हाइड्रोजन काउंट करिए। देखिए 3 3 6
3 9, 3 12, 12 3 15, 16 17 18, है ना, यही है हाइड्रोजन। तो 18 हाइड्रोजन है, तो 18 सिग्मा तो ऐसे ही हो गए। प्लस अब सिग्मा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा और पाई काउंट कर लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड ऊपर है 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड यहां है 2 पाई 4 पाई, है ना। डबल बॉन्ड में 1 पाई 5 पाई, यहां डबल बॉन्ड में 1 पाई 6 पाई। या देखिए 31 सिग्मा और 6 पाई, ठीक है। तो इस तरह से सिग्मा पाई कैलकुलेट। हाइड्रोजन को बॉन्ड ओपन करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन सीधे सीधे काउंट कर लीजिए। तीसरा एग्जांपल देखिए, बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4, जैसे ये कार्बन है, ऊपर वाला पॉइंट लगा रहा हूं मैं, तो देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, इधर 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड कम है, तो जो कम है वो हाइड्रोजन है, जो कम है वो हाइड्रोजन है, तो ये एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ऐसे देखिए 1 2 3, यहां एक हाइड्रोजन, 1 2 3, यहां एक हाइड्रोजन, 1 2 3, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा। यहां पे देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन यहां पे होगा, ठीक। तो 6 हाइड्रोजन है, 6 सिग्मा तो है ही है। रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6, ये पाई ये पाई ये पाई, तो 6 6 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। चौथा देखिए, ये देखिए एक एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने, एक डबल बॉन्ड यहां लगाया तो यहां नहीं लगा सकते, यहां लगेगा, है ना, या इधर से लगाइए, यहां लगा लीजिए, है ना। यहां पे देखिए ये इसके बगल में हो गया, ये इसके बगल में हो गया, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा। इसका नाम है एजुलीन, AZULENE, एजुलीन। तो वैलेंसी काउंट कर लीजिए, हर जगह कार्बन है, जहां पे जितने बॉन्ड कम दिखाई दें उतने हाइड्रोजन मान लीजिए। देखिए इसको देखिए, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन। यहां पे देखिए 1 2 3 4 पूरा है, 1 2 3 4 पूरा है, 5 हाइड्रोजन अभी तक मिले, 1 2 3 4 चौथा हाइड्रोजन, 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। तो 8 सिग्मा तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और सिग्मा कितने थे 8, हाइड्रोजन 8, 11 8 19 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है ना। ये देखिए और एग्जांपल देखिए, ये इसमें देखिए ये इस कार्बन, यहां पे कार्बन है, 1 2 3 4 पूरा है, 1 2 3 4 पूरा है, हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस जगह पर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, 2 ही हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 2 9 सिग्मा बॉन्ड और यहां पे 3 पाई बॉन्ड, है ना। और एग्जांपल देखिए, NC CN डबल बॉन्ड CN CN,
तो यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है ये नहीं दिखाया गया है, तो पता करना पड़ेगा। देखिए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। तो कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड कम है, और नाइट्रोजन के 3 के तीनों कम है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, और सभी वही हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5, 6, 7, 8, 9 सिग्मा, और पाई 2 पाई, 2 4 पाई, 2 6 पाई, 2 8 पाई, 1 9 पाई, 9 सिग्मा 9 पाई। और भी एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बाइड, क्या नाम है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का एग्जाम्पल देखें तो कैल्शियम कार्बाइड में, कैल्शियम कार्बाइड आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। इसमें कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बना, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और कार्बाइड पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाएंगे। तो यहां से देख के लग रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3, Mg2C3, जरा ध्यान समझिएगा, मैग्नीशियम 2 है, 2 मैग्नीशियम, तो 1 मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मैग्नीशियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये C3 को देंगे। ये देखो, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, और यहां पे मैग्नीशियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये इसको देगा, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, और ये बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा 2Mg2+, और ब्रैकेट में C के पास अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3- इस पे, और इसके पास एक पेयर हो गया, कुल मिला के 4-। तो कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तो इसमें 2 सिग्मा है और 2 पाई है। तो इस तरह सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन कर लिया जाता है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। नोट करिए। तो आगे अब बात करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एनर्जी कंसीडरेशन क्या था। हमने पढ़ा था कि जो लुईस और लैंगम्यूर का कंसेप्ट था वो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कैसे बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज कैसे होती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आगे हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन कैसे करता है। पहले नोट करिए, आराम से नोट करिए, जल्दी से। चलिए, तो अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशन। कैसे ये क्लियरिफाई करेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब एनर्जी उस प्रोसेस में रिलीज हो, एनर्जी मिनिमाइज हो। तो देखिए, इसमें क्लियर सी बात है कि अगर 2 एटम आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे के पास आते हैं, तो 2 तरह के फोर्सेस काम करेंगे। उनके न्यूक्लियस और उनके इलेक्ट्रॉन्स, भाई पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस रिपेल करेगा। पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और दूसरा, पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा,
और पहले एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, इससे एनर्जी मिनिमाइज होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहां पर दोनों एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो भी इंटरेक्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शन या अट्रैक्टिव इंटरेक्शन काम कर रहा है, उनमें से जो ज्यादा होगा नेट रिजल्ट, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी और केमिकल बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर एनर्जी बढ़ेगी यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सीड करेगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, यानी कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि व्हेन टू एटम्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा अगर वो दूर दूर है ना। व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर दीज टू फोर्सेस कम इनटू ऑपरेशन। कौन से? पहला फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कंबाइनिंग एटम्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू दीज एटम्स, दिस टेंड टू इंक्रीज एनर्जी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम, दिस टेंड्स टू डिक्रीज एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अब इन दोनों में से जो भी ज्यादा, इफ इन अ सिस्टम these new forces can decrease the energy, अगर एनर्जी को डिक्रीज करते हैं इन दोनों के रिजल्ट से, तो then possibility of chemical bond exist, केमिकल बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, और अगर एनर्जी बढ़ा लेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहां मैंने फिगर में दिखाया है कि ये HA मॉलिक्यूल है, ये HB मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन के एटम्स। अब HA का न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन ये है, ये ब्लैक लाइन से कर दे रहा हूं कि इसी का इलेक्ट्रॉन है, और HB का न्यूक्लियस ये है और इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक, अब ये देखिए, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दो रिपल्शन है और अट्रैक्शन। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि दो अट्रैक्शन है, दो रिपल्शन, लेकिन रिपल्शन में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है ना। अट्रैक्शन में डिस्टेंस कम है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नोट करिए, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता हूं मैं। जैसे देखिए, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ यहां पर प्लॉट किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम पहले दूर दूर हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो इनके बीच इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है ना। देखिए, 0 के अप्रॉक्स में है। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है। तो फिलहाल हाइड्रोजन के लिए कभी पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता, जब भी दूर भी होंगे तो भी 0 से कम ही रहेगा, है ना। अब जैसे जैसे ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों के बीच घटती जाएगी, पास आ गए तो देखिए और पोटेंशियल एनर्जी घट गई, और पास आ गए और पोटेंशियल एनर्जी घट गई। घटते घटते कितना पास आएंगे? एकदम पास नहीं आ जाएंगे, तब तक एक दूसरे के पास आएंगे जब तक दोनों एटम के बीच रिपल्शन स्ट्रांग ना होने लगे। रिपल्शन नहीं होना चाहिए भाई, हमने आपको दिखाया कि अट्रैक्शन भी काम करता है, रिपल्शन भी काम करता है, लेकिन जब ज्यादा पास आ जाएंगे तो रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएगा, अट्रैक्शन रिसेसिव हो जाएगा। तो अट्रैक्शन अगर कम हो गया, रिपल्शन ज्यादा हो गया, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो उतना ही क्लोज आएंगे कि रिपल्शन काम ना करे, है ना, मैक्सिमम अट्रैक्शन काम करे। तो यहां पर तक आते आते इनके बीच जो है अट्रैक्शन यहां पे मैक्सिमम है, तो यहां पर जो एनर्जी यहां से यहां तक आने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे
बॉन्ड एनर्जी। क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये बॉन्ड एनर्जी और फिर जो लेंथ बचेगी, भाई यहां तक आ गए, अब और क्लोज नहीं आ सकते ना, जीरो पे तो आ नहीं सकते। ठीक है, तो और क्लोज नहीं आ सकते, तो ये जो लेंथ है ये कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ होता है 74 पिकोमीटर का और बॉन्ड एनर्जी होती है -435 किलो जूल पर मोल। अब और क्लोज आ जाएंगे तो अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते बहुत हाई की तरफ चलती चली जाएगी, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहीं तक आएंगे। तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपको, इस पे इधर से चलना है इस तरीके से, डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और जब मैक्सिमम अट्रैक्शन हो जाएगा तो वहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और जितना लेंथ बचेगी वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगी और जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी उसे बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। अब ये बॉन्ड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स के बीच बॉन्ड को तोड़ने में और उसको वापस हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करने में उतनी ही एनर्जी आपको एब्जॉर्ब होगी, तो उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of any substance changes into gaseous atomic state। 1 mole of any substance, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को उसके गैसियस और एटॉमिक स्टेट में चेंज करने में जितनी एंथैल्पी चेंज, जितना हीट एब्जॉर्ब होगा, है ना, जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर है बात? तो दो बातें क्लियर हुई यहां से, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। तो ये टॉपिक हमारा यहां पे खत्म होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बताई। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन। यहां से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री, उनकी शेप्स क्या होते हैं, शेप कैसे बनते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप रेगुलर होते हैं, कभी कभी इरेगुलर होते हैं। तो रेगुलर इरेगुलर हम समझेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन, पहले हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे, उसके बाद वेस्पर थ्योरी समझेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन से केवल रेगुलर ज्योमेट्रीज हमको समझ में आती हैं, है ना, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से रेगुलर इरेगुलर सारी टाइप की ज्योमेट्रीज क्लियर हो जाती हैं। तो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप ही का फायदा होगा। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप वीडियो देखने में लेट हो सकता है, पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यूअसली मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।